हेलो गाइस, आज हम हमारे लेसन फर्स्ट का जो बच्चा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको करेंगे। ठीक है, ये है मानव भूगोल की शाखाएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सी शाखाएं हैं इसकी शाखाएं हैं। पहली है आर्थिक भूगोल। ठीक है, DN 5 के अनुसार आर्थिक भूगोल में भूपृष्ठ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समुदाय जीवनोपार्जन के भिन्न भिन्न साधन अपनाता है, जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, आखेट खनन, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करना, उद्योग धंधे, व्यापार, नौकरी इत्यादि। आर्थिक भूगोल भूगोलवेत्ता मानव की इन आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के विभिन्न तत्वों, मिट्टी, भूमि, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, खनिज संसाधन, जनसंख्या घनत्व आदि के प्रभाव का मूल्यांकन कर उसका विश्लेषण करता है। यह देखता है कि प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों और कैसे उपयोग होता है और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो क्या है कि आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, मानव के द्वारा किए गए जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, उन सभी के बारे में हम आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं इनका हम प्रयोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और हम कर रहे हैं, हम आज के ज़माने में, आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिससे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसकी सुरक्षा और संरक्षण भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, यानी हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें उनके स्थान पर नए पेड़ भी लगाने चाहिए, जिससे जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक भूगोल। यह मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, धर्म और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न मानव समुदायों का कला, ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित होना मोटे तौर पर उनके भौगोलिक वातावरण, सूर्य पर्यावरण की देन है। सांस्कृतिक भूगोल में भिन्न भिन्न मानव समुदायों के सांस्कृतिक विकास एवं उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। क्या सांस्कृतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति के बारे में, यानी वह धर्म, कौन सा धर्म है, कितने किस धर्म के लोग हैं, किस तरह का उनका खान पान है, रहन सहन है, उनकी कला उनकी प्रमुख कलाएं क्या हैं, उनका तकनीक में, विज्ञान में क्या रुचि है, क्या ज्ञान है उनको, यानी सांस्कृतिक पहलू पढ़ते हैं सांस्कृतिक भूगोल में, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, प्रकृति के साथ मानव संबंध ही किसी समाज के पहलुओं और लक्षणों को निर्धारित करते हैं। मानव चाहे भूमंडल के किसी भाग में कैसे भी आर्थिक क्रियाएं कर रहा हो, उसकी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का ताना बाना उसके अपने वातावरण से उत्प्रोत मिलेगा। सामाजिक भूगोल यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आने पर समाज की मनोवैज्ञानिक रचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। ठीक है, प्रोफेसर वाटसन के अनुसार सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, योग, प्रतीकता, आक्रमण, वंशानुगत गुणों जैसे सामाजिक शक्तियों का अध्ययन भूपटल, पर्यावरण, संसाधनों के विद्वंद तथा वस्तुओं के वितरण इत्यादि को प्रभावित करता है। तो क्या है कि जो ये मानव भूगोल है, इसमें हम किसी भी क्षेत्र के जो सामाजिक स्तर पर उनका ताना बाना है उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग सामाजिक स्तर पर कैसे हैं, उनके रिलेशंस कैसे हैं, वो सब पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल की शाखा में जनसंख्या, वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, आयु, लिंगानुपात, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि जैसी जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं से जनसंख्या की गुणवत्ता या ज्ञान होता है। ठीक है, गुणी मानव ही प्रकृति में सक्रिय संसाधन बनता है, उपभोक्ता और उत्पादक के रूप में पूरे अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु बनता है। ठीक है, तो जनसंख्या भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, वहाँ पे लोगों का वितरण कैसा है, घनत्व क्या है, लिंगानुपात यानी पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी, कितने आयु के लोग रहते हैं, कितने उनमें साक्षर हैं, और पिछली जो जनसंख्या थी उसके मुकाबले अब जो जनसंख्या है वो कितनी बड़ी है, उनमें क्या वृद्धि हुई है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है गुणी मानव, यानी जो अपने किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, भूगोल में उन्हीं लोगों को गुणी मानव में रखा गया है। ऐतिहासिक भूगोल। मानव भूगोल की शाखा में ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण
क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। हॉटसन ने ऐतिहासिक भूगोल को बीते हुए कल का भौगोलिक अध्ययन कहा है। ऐतिहासिक भूगोल विश्लेषण करता है किस प्रकार धरातल स्थिति, भौगोलिक कांता, प्राकृतिक बाधाएं तथा राज्य का विस्तार आदि किसी राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करती है। जब हम किसी मानवीय तथ्य का विश्लेषण उसके विकास अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं तब मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। ऐतिहासिक भूगोल वही यानी इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के इतिहास के बारे में कि स्टार्टिंग से और अब तक जो पृथ्वी पे हुआ है या पृथ्वी के साथ हुआ है वो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रों अथवा राज्यों की सीमा, ठीक है, उनका विस्तार, उनके विभिन्न घटकों तथा शास्त्र भूभागों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनके अतिरिक्त राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अन्य शाखा भू राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो हम राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी राष्ट्र में है ना वहाँ का भूगोल उसमें है जो क्षेत्र विशेष वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है। ठीक है, जो राजनीतिक होती है मतलब राजनीतिक स्थिति होती है या वहाँ की राजनीति होती है उसका प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र पे भी और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी। ठीक है, तो उसका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल का उद्देश्य सतह तथा समुद्र के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करना है। युद्ध के मोर्चों के निर्धारण के लिए संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक दिशाओं, स्थिति, ऊंचावत, जलवायु, जलाशय, जंगली भूमि आदि का ज्ञान अनिवार्य होता है। इसके लिए मानचित्रों एवं स्थलाकृतिक मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है जिनका अध्ययन भूगोल अथवा सैन्य भूगोल में किया जाए। तो हम सैन्य भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ के स्थल और समुद्री एरिया का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि वहाँ की मिलिट्री यानी सेना को अगर युद्ध में जीतना है किसी भी क्षेत्र के तो वहाँ के उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए स्थल की भी और समुद्र के बारे में। ठीक है, और जो वहाँ की भौगोलिक दिशाएं हैं वो भी उनके अनुकूल हो तो और भी बढ़िया रहता है। इन सब का ज्ञान हम कैसे करते हैं? मानचित्र बनाकर। ठीक है, जो स्थलाकृति है वहाँ की उसके मानचित्र बनाकर। ठीक है, उसके बाद है कृषि भूगोल। मानव भूगोल की यह शाखा विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पर्यावरण के संदर्भ में कृषि संबंधी तत्वों का अध्ययन करती है। इस अंतर्गत कृषि भूगोल सिंचाई, कृषि उत्पादन, उसका वितरण, पशुचारण, पशुपालन तथा पशु उत्पादों को शामिल किया जाता है। कृषि भूगोल में क्या है कि कृषि के प्रकार, वहाँ की सिंचाई के क्या तरीके हैं, कैसे सिंचाई की जाती है, ठीक है, कि ड्रिम में की जाती है, फुहारों से की जाती है या ट्यूबवेल से की जाती है, वो पढ़ते हैं। फिर कृषि उत्पादन यानी किस एरिया में कितना कृषि उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उसका वितरण यानी किस एरिया में कौन सी फसल होती है। पशुपालन यानी वहाँ पे कितना पशुपालन होता है, कितने प्रतिशत किस एरिया में, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अतिरिक्त मानव भूगोल की अन्य प्रमुख उपशाखाएं भी हैं। ये तो हमने पढ़ी थी शाखाएं। उपशाखाओं में कौन सी हैं? वो है अधिवास भूगोल यानी जो लोग रहते हैं, सेटलमेंट क्या है उसके बारे में। नगरीय भूगोल यानी शहरी क्षेत्र के बारे में। चिकित्सा भूगोल यानी चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संसाधन भूगोल यानी संसाधन प्राकृतिक और मानवीय इनके बारे में। परिवहन भूगोल यानी वहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है उसके बारे में। वाणिज्य भूगोल यानी वहाँ के व्यापार के बारे में। उद्योग यानी फैक्ट्री वगैरह के बारे में। व्यवहारिक भूगोल, ठीक है, इन सब की नॉलेज हमें भूगोल के उपशाखाओं से मिलती है। ठीक है, तो ऐसे हमारा लेसन होता है कंप्लीट और इस लेसन के ये क्वेश्चंस हैं। इस लेसन में टोटल कितने हमारे 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही हमारे एग्ज़ाम में। उसके बाद ये एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।